साथियों नमस्कार। जय वीर तेजा जी की जय। भारत भूमि। आज मैं लाइव आया हूँ भाई के इस बात की समीक्षा करनी है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को राजस्थान प्रदेश की जनता ने क्यों नकारा। तो राजस्थान विधानसभा के चुनाव जोर शोर से हुए, सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी ताकत दिखाई और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी भी तीसरे विकल्प के रूप में राजस्थान में प्रभावी भूमिका निभा रही थी। पहले 3 विधायक थे, सांसद थे और फिर इसके बाद में एक मजबूत स्तंभ आजाद समाज पार्टी के भाई चंद्रशेखर रावण के साथ में भी गठबंधन हुआ, आजाद समाज पार्टी के साथ, उसका भी असर रहा। इतना होते हुए भी राजस्थान के अंदर खियूसर से हनुमान बेनीवाल एक अपनी सीट बचा पाए, बाकी कोई भी सीट राजस्थान में नहीं आई। और तो इसके पीछे हालांकि समीक्षा तो पार्टी के पदाधिकारियों को करनी है, लेकिन मैं भी एक आम नागरिक राजस्थान का होने के नाते मैं भी इस पर समीक्षा करना चाहता हूं कि भाई जब इतने बड़ी पार्टी बन गई और कायदे से तो था कि भाई इनकी संख्या बढ़नी चाहिए, और लेकिन ये घटी है। इसके पीछे कारण क्या है? तो मेरा जहां तक मानना है, मेरा यही मानना है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की कोई विचारधारा नहीं थी। कोई भी आदमी जब जुड़ता है विचारधारा से तो वो आसानी से पार्टी छोड़ नहीं सकता। जैसे भारतीय जनता पार्टी में एक विचारधारा है, अब उस विचारधारा के आधार पर कोई भी अगर पार्टी छोड़कर भी जाता है ना, तो भी उसके पीछे कार्यकर्ता नहीं जाते हैं, क्योंकि वो विचारधारा से बंधे हुए। लेकिन और कांग्रेस में जो दुर्गति हो रही उसके पीछे कांग्रेस की यही है कि कांग्रेस अपनी विचारधाराएं छोड़ चुकी है। अगर कांग्रेस सही अपनी विचारधारा के साथ चलती तो आज ये कांग्रेस की दुर्दशा नहीं होती। लेकिन कांग्रेस में भी कुछ भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा के लोग घुसे हुए, इसलिए वो कांग्रेस आज दुविधा में पिछड़ रही। फिर क्या है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का जो नेतृत्व है, जैसे हनुमान जी बेनीवाल इसका नेतृत्व कर रहे हैं, तो वो पार्टी के प्रति गंभीर नहीं है। कभी भी उन्होंने किसी चीज को गंभीरता से नहीं लिया। कोई भी पार्टी का कार्यकर्ता अगर नाराज है तो उसको बिठा करके उसकी नाराजगी को दूर करने का प्रयास हनुमान जी बेनीवाल ने कभी नहीं किया। यही कारण है कि लगातार इनके साथ जो कार्यकर्ता थे वो इनको छोड़ते चले गए। जैसे बहुत मजबूत कार्यकर्ता मैं उनके नाम बता देता हूँ जो अपना वजूद रखते थे अपने स्तर पर। मैं पंकज धनखड़ झुंझुनू से, जो निर्दलीय जिला परिषद सदस्य हैं, अब निर्दलीय जिला परिषद सदस्य 3 जिला परिषदों पर 4 पर तो एक एमएलए होता है, तो फिर तो वो काफी वजूद रखता है, वो भी निर्दलीय जीता है। उन्होंने सबसे पहले छोड़ा, फिर धीरे धीरे महिपाल मेला, राजेश मांडिया और ये रोहित गुजर ने अभी छोड़ा जो अच्छा कार्यकर्ता था, उदयलाल जी डांगी जिन्होंने बीजेपी ज्वाइन करके और विधायक भी बन गए, उद्दाराम जी मेघवाल जो पिछली बार सेकंड रहे थे, अच्छे वर्कर थे, उन्होंने छोड़ दिया। तो कहने का मतलब जब ये कार्यकर्ता किसी बात को लेकर के नाराज थे तो नेतृत्व का ये दायित्व बनता है कि उनकी समस्या का समाधान करे, उनकी बात को सुने, और उनकी कोई तकलीफ है तो उसको वो जरूर गंभीरता से लेते, उनकी समस्या का समाधान करे, तब ही पार्टी के साथ जुड़े रहते हैं लोग। अब कोई आदमी इस्तीफा दे रहा है, कोई किसी ने वापस हाँ या ना में जब मांगा ही नहीं, जवाब ही नहीं मांगा, क्यों जा रहे हो भाई, क्या तकलीफ है, पार्टी में ऐसी क्या कमी रह गई, तुम्हारी कहीं अपेक्षा हुई, तो कोई पूछने वाला नहीं। तो इससे क्या हुआ कि लोकतंत्र ये जो नेतृत्व है गंभीर नहीं होने की वजह से कार्यकर्ता छोड़ के चले गए। आज स्थिति ये है कि जब राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी बनी उस समय जो कार्यकर्ता इनके साथ में थे, बड़े कार्यकर्ता, उनमें सिर्फ
हनुमान बेनीवाल और नारायण जी बेनीवाल दो ही बचे हैं, बाकी सारे के सारे इन्हें छोड़कर चले गए। तो ये इसका कारण सिर्फ है वो गंभीरता से पार्टी की तरफ ध्यान नहीं देना, सिर्फ अपने अहंकार को शांत करना, लोगों की परवाह नहीं करना। फिर पार्टी के अंदर लोकतंत्र का अभाव है, लोकतंत्र है ही नहीं। जो हनुमान जी ने कर दिया वो फाइनल, किसी को पूछते नहीं, कोई निर्णय लेते समय पूछते नहीं, टिकट देते समय किसी से पूछते नहीं। तो इस तरीके से पार्टी में लोकतंत्र व्यवस्था का अभाव होने की वजह से लोग छोड़ते चले गए। और सिर्फ ये इस तरीके से जिस प्रकार से पार्टी लॉन्च की उस समय भी मुझे याद है, मतलब जैन चौधरी आए थे, तो उस समय भी मतलब जैन चौधरी ने मन से उतरते हुए यही कहा था, क्योंकि वहाँ उनका अपमान हुआ था। तो उन्होंने कहा यार ये तो राजनीतिक पार्टी है ही नहीं, ये तो दुकान है। तो वही साबित हुआ दुकान, भीड़ इकट्ठी करना और भीड़ के बार्गेनिंग करना भीड़ को साथ लेकर के, तो ज़्यादा दिन तक ये ऐसी पार्टी चलती नहीं। फिर परिवारवाद दूसरों को तो गाली निकाल रहे हैं हनुमान जी कि परिवारवाद कर रहे हैं, मिर्जा इतने साल से राज कर रहे हैं, वो इतने साल से राज कर रहे हैं, उस परिवार। तो भाई आपके जब ऊपर बात आई, जब उपचुनाव हुआ तो आपने अपने भाई को टिकट दे दिया, तो फिर ये परिवारवाद खुद पर ही लागू हो गया। खुद ने भी जो आरोप आप दूसरों पर लगा रहे हो उस पर भी आप खुद गंभीर नहीं थे। तो परिवारवाद भी इस पार्टी के कमजोर होने का कारण है, प्रदेश की जनता ने नकारा, इसका मुख्य कारण यही है। फिर झूठ की पोल खुलना, हर बार झूठ 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 झूठ, धीरे धीरे आखिर झूठ की पोल तो खुलनी है। मैं 2003 में मैं किसानों के लिए मैंने मंत्री पद छोड़ दिया, मैं चाहता था 2003 में मंत्री बन जाता। अब भाई कैसे मंत्री बन जाते? 2003 में आप इंडियन नेशनल लोकसभा से चुनाव लड़ा, भारतीय जनता पार्टी की उषा पूनिया जीती, आप मंत्री कैसे बन जाते? ये लोगों को समझाओ, कोई तो कुछ तो बताओ। झूठ बोलते समय थोड़ा बहुत ध्यान। फिर मैं 2008 मंत्री बन जाता, 8 में कैसे मंत्री बन जाते? 8 में आप बीजेपी से विधायक बने और 8 में कांग्रेस की सरकार थी, तो कैसे विधायक बनते आप? ऐसे इस तरीके से झूठ, फिर आप ऐसे ऐसे झूठ बोलते हो जो धरती आसमान में कहीं पर भी संभव है ही नहीं। तो फिर लोग जो आपके अंधभक्त है वो तो गर्दन हिला लेते हैं, हाँ हाँ ताली बजा लेते हैं, लेकिन जो आदमी सोचता है समझता है वो तो ये सोच रहा है ना कि भाई ये झूठ बोल रहे हैं। तो जब इतना बड़ा आदमी जो राष्ट्रीय लीडर है, जो किसानों का राष्ट्रीय नेता कहलाते हैं, जाटों के राष्ट्रीय नेता कहलाते हैं, वो आदमी इस तरीके से हल्की झूठ बोलते हैं और जिसको आम आदमी समझ लेता है, तो फिर इस झूठ का कोई ज्यादा देर तक ये झूठ नहीं चल सकती। आपने किसानों के बारे में भी झूठ बोला कि मैंने किसानों के लिए मंत्री पर ठुकरा दिया। कौन मंत्री बना रहा था आपको बताओ? कौन बना रहा था मंत्री? और मैंने किसानों के लिए गठबंधन तोड़ दिया। काहे का तोड़ दिया किसानों के लिए गठबंधन बताओ? किसान आंदोलन नवंबर में शुरू हुआ, आपने समर्थन दिया जनवरी में। इतने दिन क्या कर रहे थे? और जब किसान तीनों कृषि कानून लोकसभा में पास हुए थे, तब आपके स्टेटमेंट अखबार में आज भी मेरे पास पड़े हैं, तीनों कृषि कानून किसानों के लिए लाभकारी, हनुमान बेनीवाल। तो फिर उस समय आपको पता नहीं, उस समय आपने पास होने में मदद की बीजेपी की। और जब आपको लगा कि किसान तो सारे सड़कों पर है, अब मैं अकेला नहीं पड़ जाऊं, तो इसलिए आपने आकर के वहां धरना दे दिया। तो ये है ना, ये झूठ है, वो ज्यादा दिन तक लोगों को समझ में आई नहीं, अब समझ में आने लगी। इसलिए अब धीरे धीरे पार्टी गर्त में जा रही है। और काम हमेशा इन लोगों को गिनाते हो, कोई भी काम करता है उसको अपना बता करके और वाह वही लूट लेते हो। सड़क कौन बना रहा है? मैंने बनाई सड़कें। स्कूलें कौन खुलवा रहा है? मैंने खुलवाई स्कूलें। अरे आपकी सत्ता ही नहीं है। जब बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी ने कोई स्कूल प्रमोट की, तो उसमें आपका क्या रोल है? स्कूल प्रमोशन होते, स्कूल का ये मैंने प्रमोशन करवा दिया, ये सड़क मैंने बनवा दी, ये वहाँ ये मैंने। अरे भाई आपने एमएलए एमपी कोटा बांटने के अलावा कोई काम नहीं किया। जो समझदार आदमी वो सब समझता है क्या काम किया क्या नहीं किया। तो ये झूठ की वजह से और दूसरे के कामों को अपना काम बता करके वाह वाही लूटना ही इस पार्टी के
गर्त में जाने का मुख्य कारण है। मैं पार्टी के जब बनी नहीं थी, और फिर क्या है कि जो ये नेतृत्व है, जिस प्रकार से हनुमान जी खुद भाषा का प्रयोग करते हैं लोगों के खिलाफ, वैसे के उससे कई गुना ज्यादा इनके समर्थन करते हैं। आज आपने 2 दिन से देखा होगा कहीं पर भी कि भाई दुनिया के अंदर बहुत से लोग आ रहे हैं, जीते हैं। रविंद्र सिंह भाटी जीता है, सामने बीजेपी का राजपूत हारा है। क्या उन्होंने कभी ऐसा अपशब्द लिखे कि फेसबुक सोशल मीडिया पर मोर बोल गान, ये गाने वाने इस जो, लेकिन अपने लोगों को नीचे दिखाने में सबसे अधिक भूमिका है तो आरएलपी के कार्यकर्ताओं की। कोई अपनी कौम को नीचा नहीं दिखाना चाहता, और आरएलपी के सारे कार्यकर्ता मिलकर के कर्नल सोनाराम ने जब स्टेटमेंट जी न्यूज पर दिया कि भाई हनुमान बेनीवाल के सारा मैंने जब वसुंधरा करती थी और मैं मध्यस्थ था, सारे पैसे वसुंधरा देती थी, मेरे माध्यम से हनुमान को पहुंचते थे, ये स्टेटमेंट जी न्यूज पर आ गया तो फिर पूरी की पूरी आरएलपी के जो कार्यकर्ता उनकी उम्र देखी नहीं, उनका कद देखा नहीं, मतलब उनको गालियां निकालना, बुरी तरह से गालियां निकालना। ये अब कोई भी, अब दिव्या मदेरना समाज की बेटी है, अब ज्योति मिर्धा समाज की बेटी है, ठीक है राजनीतिक विचारधारा अलग अलग हो सकती है, नहीं बनती है, कोई बात नहीं, लेकिन आप कम से कम अपनी पार्टी का स्तर तो बनाए रखो। लोगों को ये तो लगे कि ये पार्टी सिर्फ किसानों के हितों की है। अगर किसानों के हितों की है तो किसानों के समर्थन में नहीं आ सकते आप, तो कम से कम किसानों का विरोध तो मत करो। तो इस तरीके से पार्टी धीरे धीरे पतन की ओर जा रही है, और ये निश्चित रूप से ये इसी तरह के ये चलते रहे तो अगले 5 साल में आपको राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी नाम की कोई चिड़िया मिलेगी भी नहीं, क्योंकि आपका स्तर बहुत निम्न तरह का हो गया है। आप, मेरी उम्र है 62 साल, अभी आपको कोई न कोई कमेंट आ जाएगा इसमें, देखना आप उनका क्या स्तर है। मेरी उम्र है, मेरे पोते के बराबर लड़के हैं, वो मेरे गालियां देते हैं कि हनुमान अरे मैं तो सही बात कह रहा हूँ, इसमें हनुमान बेनीवाल की क्या विरोध की बात हो गई। मेरी विचारधारा अलग है, मैं जाट समाज के हित के अलावा कुछ हित मतलब बर्दाश्त ही नहीं कि मैं मेरे घर का हित सहन कर लेता हूँ, लेकिन जाट कौम का हित मैं सहन नहीं करता। और मुझे लगा कि ये जाट कौम को गर्त में लेके जा रहे हैं, तो इसलिए मैंने विरोध शुरू कर दिया, और मैं आज भी विरोधी हूँ, मैं इनकी विचारधारा का सख्त विरोधी हूँ, इसमें कोई छुपी हुई बात थोड़ी है। और जब लोग कहते हैं आपने पोस्ट हटा दी, अरे भाई जब हम चाहते हैं कि हनुमान बेनीवाल चुनाव हारे, समाज के हित में चुनाव हारे, तभी राजस्थान के अंदर जाट समाज का उद्धार हो सकता है। आज आपने देखा होगा 78,000 वोट लिए, राजपूतों के तो 10,000 वोट है, फिर 78,000 किसने किए? सबसे अधिक मतलब जाट प्रताड़ित है हनुमान बेनीवाल से, और जाटों ने वोट दिए हैं ये रेवंत राम डांगा को। तो अब आप ये कहते हो कि भाई जाट तो सारे खुश है, जाट 50% से अधिक जाटों ने किया है। ये किसी दूसरे ये जो वोट आए हैं ना रेवंत राम जी डांगा के, ये राजपूतों के नहीं है, सिर्फ वोट 36 कौम के हो सकते हैं, लेकिन 50% वोट अकेले जाटों के हैं। अब अगर समझदार जाट, तेजा जी का अपमान हुआ, समझदार जाटों को बड़ा दर्द हुआ, ज्योति को गाली निकाली, समझदार जाटों को बड़ा दुख हुआ, हमारी बहन बेटियां दिव्या को गाली निकाली, बहुत दुख हुआ। आप किसी बड़े बुजुर्ग का गाली निकालते हो, बहुत दुख होता है कि भाई अपने समाज में ये सब क्या हो रहा है। तो जो आदमी समाज का हित चाहता है, जो चिंतन करता है समाज के बारे में, वो चाहता है कि भाई हनुमान बेनीवाल एक बार हारे। अब जैसे टीवी पर न्यूज आई, मैंने भी न्यूज फेसबुक पर पोस्ट की थी, भाई तेजा जी महाराज कभी उधार नहीं रखते, ये मैंने लिखा था। और जब हार का इंतजार कर रहे हैं, जब हार की न्यूज टीवी पर आ गई तो हम तो यही लिखेंगे, और जब हनुमान जी जीत गए तो वापस डिलीट कर दी। भाई ये मिस्टेक मेरी तो थी नहीं, ये तो मिस्टेक टीवी पर थी, टीवी पर आया था, पोर्टल आया राजस्थान पत्रिका, उस पर आया था हनुमान बेनीवाल हारे। तो फिर ये तो हम तो हनुमान बेनीवाल समर्थक तो है नहीं जो जयकारा करेंगे। हम तो भाई हम मेरा वोट मान लो मैंने कांग्रेस को दिया, हम तो तीसरे नंबर थे, कोई दिक्कत नहीं हमें, लेकिन मैं बीजेपी को वोट देता नहीं, इसलिए मैंने दिया नहीं। हनुमान बेनीवाल को कौन हराए कौन जीता है इसकी मुझे चिंता नहीं, लेकिन मैं बीजेपी को वोट नहीं देता।
ठीक है ना। तो इस हिसाब से मैंने वोट दिया। और हमने कभी भी समाज का हित में, कभी कोई भी आदमी समाज का हित करेगा, रामनारायण चौधरी आधी रात को उसके साथ खड़ा रहेगा। लेकिन जो अहित करेगा, वो चाहे कितना ही बड़ा पद में कितनी भीड़ क्यों नहीं हो। जब मैं इनसे अलग हुआ था, इनकी विचारधारा को देखकर, तब भी लोगों ने कहा था भाई साहब बाड़मेर की रैली में 7 लाख लोग आएंगे, आपको आना है ना, आपका स्वागत करेंगे। मैंने कहा पूरा राजस्थान आ जाए ना, तो जहाँ जाट समाज का हित है वह रामनारायण पैर नहीं रखता, ठीक है ना। तो मैं नहीं गया, मेरी विचारधारा है। अब इसमें लोग बा कौन गाली निकालता कौन नहीं निकाल, इसकी मैं परवाह थोड़ी करता हूँ। हनुमान बेनीवाल कितने बड़े नेता, इसकी मुझे चिंता थोड़ी। मुझे चिंता है कि मेरी कौम का हित हो रहा, ये मुझे सोचना है, इसलिए मैं सोचता हूँ। तो आप आज भी ये हनुमान जी नेता है बड़े, मैं भी मानता हूँ नेता है, लोकसभा सदस्य है, हनुमान जी का भाई एमएलए। फिर मैं बेवकूफ हूँ जो विरोध करूँ, मैं भी उनके साथ लग जाता। लेकिन मैं चाहता हूँ हनुमान जी समाज का पतन नहीं करें। आज राजस्थान के अंदर 70 हम राजपूतों को गालियां निकालते हैं कि राजपूत ऐसे, लेकिन जहां तक मेरा विचार है 70 साल में जितना अहित राजपूतों ने जाटों का नहीं किया, इतना अहित तो हनुमान जी बेनीवाल ने अकेले ने कर दिया जाटों का अहित। आज युवाओं की स्थिति देखो, पिछली बार 100 से ऊपर आए थे आरएस में जाट, इस बार 65 आए। क्या कारण रहा? आप इस पर चिंतन करो। डोटासरा जी जब थे उस समय आरएस में जो 100 आए थे, उस समय सबसे अधिक हनुमान जी बेनीवाल के समर्थकों ने डोटासरा जी को नीचा दिखाने का काम किया। डोटासरा के घर में सब पैदा होते हैं, इन्होंने ऐसे कर दिया, जबकि हुआ ऐसा कुछ भी नहीं है। जिन्होंने पढ़ाई की वही आए हैं, लेकिन पढ़ाई का स्तर गिर गया, कोई समझाने वाला नहीं। भीड़, बड़े बड़े इंटेलिजेंट लड़के सारे के सारे रैलियों में घूम रहे हैं। समाज का पतन होना ही है। मैंने भी तो 12 साल जाट महासभा का अध्यक्ष रहते इतने धरने और प्रदर्शन किए जिसकी कोई सीमा ही नहीं। मैं जाट हॉस्टल में रहता था, मैंने प्रदर्शन किया था महिपाल जी के समर्थन में, सिविल लाइन फाटक पर अकेला आया था। मैंने कहा आपको प्रदर्शन करने की जरूरत नहीं, आपका काम है पढ़ाई करना। कहीं पर भी धरना प्रदर्शन में करता हूँ, चाहे संख्या 5 और 50 हो, उससे मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको पढ़ाई करनी, आप आओगे तो आपकी पढ़ाई बर्बाद हो जाएगी, आपके ऊपर कहीं मुकदमा लग गया तो आप नौकरी से चले जाओगे। ये मेरे निर्देश थे। कभी नहीं मैं संस्कार शिविर में, कितने लड़के, एक भी लड़का पूरे राजस्थान में ये कह दे कि भाई साहब ने उस समय प्रदर्शन किया और मुझे फोन करके बुलाया, तो मैं जिंदगी भर समाज का गुलाम रहूंगा। मैं दिल से चाहता हूँ मेरी कौम आगे कैसे बढ़े, इसलिए मैंने संस्कार शिविर चलाए। संस्कार शिविर यूं थोड़ी चलते हैं, चला लो संस्कार शिविर, कोई चलाना चाहे तो, ऐसे नहीं चलते हैं। दर्द होता तब चलते हैं। मेरे दर्द था कौम का। मैं हनुमान बेनीवाल का विरोध इसलिए करता हूँ, मेरे दर्द है। जिसके दर्द ही नहीं, जिसने समाज के लिए कुछ किया ही नहीं, उसको क्या पता वो क्यों करेगा विरोध? उसका तो उल्लू सीधा हो रहा है। हनुमान जी के साथ जाकर के वहाँ चाय पी लेता है, बातें कर लेता है, सारा कुछ कर लेता है। मैं भी तो कर सकता हूँ ना। हनुमान जी मेरे से नाराज है क्या? अच्छा, पहली बार कहता हूँ मैं, हनुमान बेनीवाल ने मेरा कभी अहित नहीं किया व्यक्तिगत, ठीक है ना। सिर्फ मैं हनुमान बेनीवाल का विरोध करता हूँ तो सिर्फ कौम के हित में करता हूँ। आज भी हनुमान बेनीवाल अगर कोई अच्छा काम करते हैं तो मैं उनकी तारीफ कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इस तरीके से समाज का अहित करोगे तो रामनारायण चौधरी कभी नहीं आने वाला। न रामनारायण चौधरी किसी डरने वाला है। रामनारायण चौधरी मर सकता है लेकिन झुक नहीं सकता। तो ये जो है, इस तरीके की जो है ना बातें हुई ना, ये सारी की सारी जो मैंने बताई, इसलिए आज राजस्थान के अंदर आरएलपी की 1 सीट रह गई। और अब जब लोग हम बातें करते हैं कि हनुमान जी हेलीकॉप्टर से पूरे राजस्थान में उड़े थे, तो अब हंसी आती है लोगों को हंसी आती है। क्यों? कि हेलीकॉप्टर इतना ताम जाम करने वाले आदमी की सीट तो ये खुद की बचा पाए, वो भी 2000 वोटों से। क्यों सर? विधानसभा में वोट तो 1,27,000 खिलाफ पड़े ना, वोट तो इनको 79,000 ही आए ना। तो फिर बहुमत कहाँ है? जनता कहाँ चाहती है इनको? अगर इनको जाट देते तो भी 80,000 तो हो जाते, लेकिन जाटों ने भी कहाँ दिए इनको वोट। ये जाटों का नेता बने हुए घूम रहे हैं। लेकिन समझदार जाट सब जानता है, नागौर जिले के अंदर पिछले 10 साल से जो तेजा जी का अपमान हुआ, तेजा जी का मेला खत्म हो गया। तेजा जी के मेले पर दुनिया भर के जाट आते थे तेजा जी की धोख लगाने। आज डरते हैं लोग आते हुए मेले में, डरते हैं लोग कि कब बेइज्जती कर दे।
अभी आपने देखा नहीं मेले के अंदर, मेले का तो लाइव आया था, आप सब ने देखा, मैं बार बार उनको क्या बताऊं आपको। तो इसलिए ये राजनीतिक समीक्षा है मेरी, मेरा किसी से व्यक्तिगत द्वेष नहीं है और न मैं किसी से व्यक्तिगत द्वेष रखता हूँ। मैं मेरी कौम का हित चाहता हूँ और मेरी कौम के हित में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का पतन मेरी कौम के हित में है। और ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी अब पतन की ओर जा रही है और किसी दूसरे को कारण नहीं बता सकते ये कि इसकी वजह से जा रही है, अपने खुद की वजह से ही जा रहे हैं। और ये अगले चुनाव में शायद मैं समझता हूँ इस हिसाब से अगर ये आरएलपी चलती रही तो अगले चुनाव में आपको बोतल निशान ही नहीं मिलेगा। तो मेरा तो बस इतना ही था, ये समीक्षा है। और अब ये ना नूरानी अदान तुम्हारे सरपंच चुनाव में क्यों न करा? अरे भाई, अरे तुम लोग है ना बच्चे हो, अभी कौम का दर्द क्या होता है ये तुम नहीं जानते। मेरे गांव में सामान्य सीट थी, राजपूत चुनाव लड़ रहे थे निर्विरोध। हमारे गांव के ठाकुर साहब है शिवराम सिंह जी, उनको राजपूत लेके आए, ठीक है ना, और लेके आए। मैंने तो कभी चुनाव लड़ने की सोची नहीं, कल्पना ही नहीं की मैंने। मैं अभी सरपंचों का चुनाव भी लड़ूंगा, मैं प्रदेश स्तर का नेता रहा हूँ यार, प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ, मुझे चुनाव की कहाँ पड़ी थी। लेकिन मैंने कौम के हित में लड़ा। मैंने कहा तो कुछ जाट आए, मैं बैठा था खाद बीज की दुकान पर, तो वहाँ आए कि भाई सरपंच है वो ठाकर निर्विरोध हो रहा है, आप उनको मना करो। तो मैंने कहा भाई मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं है उनसे, और निर्विरोध हो रहा है मेरे को क्या तकलीफ है। जिसको चुनाव लड़ना है वो जाकर के मना करें। तो कहा चुनाव लड़ने वाला तो यहाँ है ही नहीं। तो मैंने कहा क्यों नहीं है भाई, 3 दिन से गाजे बाजे से कह रहे हैं अमुक तारीख को सरपंच चुनाव ठाकुर साहब निर्विरोध हो रहे हैं, आपको उम्मीदवार को जाना नहीं चाहिए। तब लोगों ने कहा कि मना कर दो, नहीं तो नागौर जिले में जाटों का नाक कट जाएगा। नागौर जिला जाटों का गढ़ है, वहाँ ठाकर निर्विरोध हो रहा है। तब मैंने कहा चलो भाई आपकी बात रखता हूँ, ठीक है ना। तब मैं जाके और मैंने बस्ती है, मैं 36 कौम इकट्ठी थी, मैंने हाथ जोड़ के उनसे निवेदन किया। मैंने कहा आज़ादी के बाद में हमारी सामंतशाही ताकतों के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी। सरपंच साहब चुनाव लड़ रहे हैं, ये भी हमारे गाँव के भाई हैं, हम इनका स्वागत करते हैं, लेकिन निर्विरोध नहीं होने देंगे। हम चुनाव लड़ेंगे, वोट 100-200 जो भी आएंगे, ठीक है ना। फिर ठाकुर साहब है उन्होंने सरपंच चुनाव लड़ने की घोषणा की। तो फिर जाटों ने शाम को खुशी होकर के और जाट शाम को इकट्ठे हुए और एक आदमी को नेतृत्व सौंपा। मैं नहीं गया था वहाँ, मेरे को चुनाव लड़ना होता तो मैं भी जाता जाटों के बीच, लेकिन मैंने कहा अपने पास देखो धन का अभाव है, चुनाव में पैसे लगते हैं, मेरे पास है नहीं, तो अपन जो चीज अपने पास उपलब्ध नहीं उसकी चर्चा ही क्यों करे। तो मैं गया नहीं। फिर वहाँ जाट हुए इकट्ठे, जाटों ने नेतृत्व किया। फिर दूसरे दिन है वो गांव इकट्ठा होना था, उससे पहले वो आदमी ने मना कर दिया। कारण कुछ भी रहा होगा, मैं ये नहीं कहता कि भाई किस कारण से, लेकिन उन्होंने गांव भी इकट्ठा कर लिया और गांव इकट्ठा करने के बाद में उन्होंने मना कर दिया कि मैं नहीं लड़ूंगा। तब दूसरे जाट ने चुनाव लड़ने की घोषणा की, दूसरे जाट ने चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसको जाटों ने वोट देने से मना कर दिया। तो उसने उस आदमी को जिसने नाम लिया उसको कहा कि भाई आप मेरा नाम तो ले लिया, लेकिन लोग तो मुझे वोट दे ही नहीं रहे जाट। तो फिर 3 दिन बाद में फिर जाट इकट्ठे हुए। तब मैं तो फिर भी नहीं जाता था, लेकिन फिर मैं वो 2-3 आदमी उन्होंने कहा तेरे को चलना पड़ेगा, तब मैं गया। तो वहाँ जाटों ने कहा कि भाई अब नया है, उम्मीदवार तय करो। तब मैंने उसी समय मना कर दिया था। मैंने कहा भाई आपकी जब हिम्मत नहीं है किसी के आगे चुनाव लड़ने की तो क्यों खराब होते हो। आपको पता है आप परसों 3 दिन पहले यहीं इकट्ठे होकर के एक जाट को उम्मीदवार बनाया था, और आप तेजा जी की खड़ी पर जाजम पर और तेजा जी का जयकारा लगाया था। और दूसरे दिन वही जयकारा है, वो तेजा जी की ध्वजा है, वो बाजार के अंदर जलील हुई, तेजा जी का अपमान हुआ, और आप फिर बार बार खड़े हो रहे हो। अब इसको एक बैठा, दूसरे को खड़ा करोगे, दूसरा बैठ जाएगा। फार्म भरने के बाद अगर कोई बैठ गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। फिर मेरी तो बात तो गई, मैंने तो पूरे गांव के सामने कहा था भाई चुनाव लड़ेंगे, आपकी लड़ने की औकात नहीं है। तो इसलिए मैं तो इस जो ये चुनाव है सरपंच का, इस चुनाव के अंदर किसी को भी निर्विरोध नहीं होने दूंगा। वोट मेरे 5 आओ 50 आओ, क्यों
कि अगर आपकी वजह से, क्यों आप कमजोर हो, आप अगर मजबूत होते तो बैठते ही क्यों, आप कमजोर हो, आपको अगर डराया धमकाया जाएगा तो आप फार्म भरने के बाद में भी उठा सकते हैं। इसलिए इस चुनाव में मैं निर्विरोध नहीं होने दूंगा। और तब मैंने चुनाव लड़ा था। आईदान मिस्टर कहाँ गया हो, समझे आप? रामनारायण कच्ची गोटी नहीं खेलता, रामनारायण यहाँ गांव है, ये तो मेरा, मैं मद्रास में जाटों को नीचे नहीं देखने देता हूँ। आज तक जहाँ मैं गया हूँ ना, वहाँ जाटों को गौरवान्वित किया, कभी नीचे नहीं झुकने दिया। रामनारायण चलता है तो धरती माता गौरवान्वित होती है। आज तक कोई लांछन नहीं है जीवन में, समझे? बकवास तो कोई भी कर सकता है, बकवास करना अलग चीज है। मेरे बराबर चरित्र और ईमानदार ढूंढ के बताओ, चरित्रवान और ईमानदार। फिर हमेशा जाटों के लिए जिया हूँ, आगे भी कौम के लिए जीऊंगा, लेकिन तुम जैसे लोगों की वजह से नहीं। मुझे तेजाजी महाराज का आशीर्वाद है, इसलिए मैं उस आशीर्वाद की वजह से जी रहा हूँ। तुम्हारे भरोसे नहीं हूँ मैं किसी के भरोसे नहीं हूँ, ठीक है ना? मैं मेरा काम मैं खुद करता हूँ और वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। आज क्या हजारों लोगों में तेजाजी महाराज की मेरी इज्जत रखी है तेजाजी महाराज ने, ठीक है ना? मेरी एक बार बात जा रही थी गांव के अंदर, फिर मैं ढाणी से रवाना हुआ। मैंने कहा तेजाजी महाराज आज मेरी अगर बात चली गई तो मैं वापस ढाणी जिंदा नहीं आऊंगा। और पूरा गांव एक तरफ था, लेकिन फिर भी मेरी बात रही, ठीक है ना? किसने रखी? तेजाजी महाराज ने रखी। कोई नहीं, मैंने याद किया तेजाजी महाराज को, मैं मरना पसंद करूंगा लेकिन बात जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं। तो इसलिए ऐसे कमेंट करना बंद कर दो। और कुछ भी नहीं है आप में, कुछ भी नहीं है। जो ये फुट करते हैं ना, ये गांव मैंने देखा है, ये जो जाट करते हैं ना, वो थोड़ा कोई सामंती आदमी आते हैं, पूरे घर वाले नीचे बैठ जाते हैं। इतनी तो औकात है तुम्हारी, तुम कमेंट तो कर देते हो। तो ये सोच समझ के कमेंट करो। मैं तो ज्यादा कहता नहीं हूँ, अब बच्चे हैं क्या कहूँ इनको, लेकिन फिर भी कभी कर दे, कभी कहने का मन हो जाता है, नहीं तो मैं कहता ही नहीं इनको। आजकल तो मैंने कमेंट ही करना बंद कर दिया, किसी का जवाब देना ही। क्यों? पहले मैं जवाब देता, जवाब क्या दे इनको, कोई समझ की तो है ही नहीं। समझ होती तो मतलब कोई भी आदमी बात करता, तथ्यात्मक में कोई कमेंट करे तो कुछ पढ़ने में मजा है। फलान जय हो जय हो जय हो, ये तो मूर्खों का काम है। जय हो, ये तो जय हो तो कोई कर सकता है, इसमें लगता क्या है, दिमाग की जरूरत नहीं इसमें। तो इसलिए आप सब लोगों ने, भाइयों ने मेरी बात को सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और आज ये मेरी ये समीक्षा थी। और रोज मैं तो लाइव आता रहता हूँ, बैठे बैठे क्या करें, ढाणी में कुछ न कुछ करें, आपसे बातें हो जाती है, कुछ विचार इधर उधर हो जाते हैं। कभी अभी समाज के लिए अगले संस्कार शिविर की भी अब तैयारी करनी है। इस बार गर्मियों में संस्कार शिविर भी लगाएंगे। और हमारे आदरणीय श्रीमती आरुषि मलिक जो संभागीय आयुक्त है जयपुर की, उनकी हार्दिक इच्छा है कि सामूहिक विवाह सम्मेलन करें, उनमें उनकी मदद करेंगे, जितनी हो सकेगी मदद करेंगे उनकी, यही हमारा टारगेट है। बाकी हमें जीवन में कुछ नहीं चाहिए, हम पूरी तरह से जीवन से संतुष्ट हैं। हमारे बच्चे, हमारे पोता पोती, दोहिता सब पर तेजाजी की कृपा है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी कौम आगे बढ़े, मेरा देश आगे बढ़े, यही मैं सोचता रहता हूँ। धन्यवाद, आप सबने सुना। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।